एथिकल डिसीजन मेकिंग। चैप्टर बनाया गया क्यों? ताकि जब हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाए, मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, तो हमें क्या करना है? एथिकली बिहेव करना है। अनएथिकल बिहेवियर को क्या करना है? अवॉइड करना है। अपनी डिसीजन मेकिंग में एथिकल बिहेवियर को हमने अडॉप्ट करना है। अपने काम के दौरान हमने एथिक्स को अडॉप्ट करना है, अनएथिकल बिहेवियर को अवॉइड करना है। तो ये चैप्टर हमें सिर्फ यही सिखा रहा है कि हम कैसे एथिकली बिहेव कर सकते हैं। ठीक हो गया? सो नाम है एथिकल डिसीजन मेकिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं वर्ड एथिक्स से कि एथिक्स का मतलब क्या है। इस एथिक्स का क्या मतलब है? एथिक्स का क्या मतलब है? मैनर्स और एटिकेट्स। सर क्या एथिक्स का मतलब हो सकता है? मॉरल, मैनर्स, एटिकेट्स, मॉरल, एटिकेट्स। सर एथिक्स का क्या मतलब हो सकता है? इखलाकियात। अंग्रेजी क्या बनेगी? इखलाकियात की अंग्रेजी क्या होती है? बिहेवियर। बिहेवियर क्या कहला है? सो मॉरल, वैल्यूज़, एटिकेट्स, इखलाकियात, बिहेवियर, सारे मतलब ठीक है। लेकिन हमारे लिए आज से ऑनवर्ड एथिक्स का जो मतलब है वो क्या होगा? एक्सेप्टेबल बिहेवियर। बिहेवियर नहीं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। कि बीइंग अ प्रोफेशनल एक सिचुएशन में या सोसाइटी के अंदर हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सेप्टेबल है तो एथिकली है राइट बिहेवियर, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली क्या है? रॉन्ग बिहेवियर। और हमें क्या शो करना है? राइट या रॉन्ग? राइट बिहेवियर। चलते हुए किसी को गाली नहीं देनी, थप्पड़ नहीं मारना, हिट नहीं करना, देख के सीटी नहीं बजानी। क्यों? एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन एथिकली क्या है? रॉन्ग बिहेवियर, नहीं एक्सेप्टेबल। क्या कहना है? हमें क्या करना है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ जाना। चलते किसी को गाली नहीं देनी, थप्पड़ नहीं मारना, हिट नहीं करना। क्यों? एक्सेप्टेबल नहीं है, रॉन्ग बिहेवियर। लोग आप उंगलियां उठाएंगे, क्या चबले मारा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी। लेकिन दोस्तों में बैठे हम किसी को गाली भी दे लेंगे, थप्पड़ भी मार लेंगे, हिट भी कर लेंगे, तो क्या दोस्तों में बैठे हुए भी ये रॉन्ग है? नहीं, बिहेवियर सेम है। चलते हुए एक्सेप्टेबल नहीं था तो इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग। दोस्तों में बैठे हुए क्या है? एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए क्या है? राइट। तो कोई राइट रॉन्ग के रूल्स लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। हमें खुद से बीइंग अ प्रोफेशनल ये डिसाइड करना है कि मैं ये जो बिहेव करने जा रहा हूँ इस सोसाइटी के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, क्या ये एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर क्या है? एथिकली रॉन्ग। और हमें रॉन्ग बिहेवियर को क्या करना है? अवॉइड करना। क्या कहना? सेम बिहेवियर एक जगह पे एक्सेप्टेबल है, दूसरी जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली रॉन्ग है। तो हमें खुद से डिसाइड करना है क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हाँ, अगर नहीं हमें पता चल रहा कि हमारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं, मीन राइट है या नहीं, तो हमारी जो बॉडी है आई कैप, उसने क्या किया है? हमारे बिहेवियर को एक्सेप्टेबल मीन एथिकली राइट बनाने के लिए हमें कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स दे दिए। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या करना है? ये कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। कोई इनको फॉलो करने से आपका बिहेवियर जो एथिकली क्या होगा? राइट मीन एक्सेप्टेबल। तो पढ़ते हैं क्या है वो कोड्स ऑफ एथिक्स। कोड्स ऑफ एथिक्स जिनको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? 5 कोड्स ऑफ एथिक्स है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी मीन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए,
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रॉन्ग रिपोर्ट्स, रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहिए। मीन नॉट बीइंग एसोसिएटेड किस चीज में? रॉन्ग रिपोर्टिंग, रॉन्ग या मिसलीडिंग रिपोर्टिंग या इंफॉर्मेशन में अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहिए। मीन ट्रू रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, या रॉन्ग रिपोर्टिंग के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो, आपको पता है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक प्रिपेयर नहीं की हुई, इसके अंदर एरर्स हैं, इसके अंदर फ्रॉड्स हैं, और आप उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो या ऐसी चीज़ों को अप्रूव कर रहे हो, साइन कर रहे हो कि ये ठीक है, तो ये क्या है? इंटेग्रिटी प्रिंसिपल्स को मीट नहीं कर रहा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नॉट बीइंग इन्वॉल्व या एसोसिएटेड विद रॉन्ग मिसलीडिंग रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन। क्या कहा? नॉट बीइंग एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स दैट आर प्रिपेयर रेकलेसली। रेकलेसली मीन जो एहतियात से प्रिपेयर नहीं की गई, आपको पता है कि जल्दी में प्रिपेयर की गई हैं, जिसके अंदर एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो उनके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। ऑब्जेक्टिविटी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है, अब उसका फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। मीन अपने काम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मीन आपका वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। आपका काम इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किस वजह से? किसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन अपना कोई पर्सनल बेनिफिट बीच में आ गया, तो उसकी वजह से काम का ऑब्जेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। या प्रेशर ऑफ अदर्स की सूरत में, मीन किसी दूसरे के प्रेशर या दूसरे की बेनिफिट की खातिर आपका वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वर्क इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उससे आपके काम का फिर ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। मीन कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं देखने, किसी और पार्टी के बेनिफिट नहीं देखने, जो काम आपको दिया गया है मेनली आपको उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है। क्यों? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि वर्क आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर ऑफ अदर्स या एनी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो फिर आपके काम का ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर मीन कि जो काम आप करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास कंपिटेंस मीन नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है तो आपको कोई ऐसा काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो करने की आपके पास कंपिटेंस नहीं है। हाँ, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो पहले वो नॉलेज, स्किल एक्वायर करो, सीखो ट्रेनिंग के थ्रू, या कोई बंदा रिक्रूट कर लो ताकि उस स्किल के साथ वो काम परफॉर्म किया जा सके। क्योंकि अगर बगैर स्किल्स के, बगैर एक्सपीरियंस के आप काम करोगे तो क्या करोगे? गंद घोलोगे। और जब गंद घोलोगे तो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, और ये गंद घोलना क्या है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी नहीं है। एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, रॉन्ग रिपोर्ट्स, इन्फॉर्मेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है कि आपका वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ड्यू टू पर्सनल इंटरेस्ट, मीन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या प्रेशर, बेनिफिट ऑफ एनी अदर पार्टी। एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है कि जो काम आप करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपकी औकात होनी चाहिए, मीन आपके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो काम भी करना है विद ड्यू केयर परफॉर्म करना है। ड्यू केयर मीन डिलीजेंटली परफॉर्म करना है। कि अगर आप एक समझते हो कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, इतने अच्छे वे में होना चाहिए, तो आपको वैसा करके भी देना चाहिए, फिर जाके क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मीट होंगी। क्यों? अगर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को आप मीट नहीं कर रहे, क्यों? नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस लैक होने की वजह से, तो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी के ड्यूरिंग वर्क, अगर आपको कोई क्लाइंट के या अपने एम्प्लॉयर के बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स मिलते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसे अपने किसी पर्सनल बेनिफिट या किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज़, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। बातों को अपने तक रखना चाहिए। बेशक पेट में जितने भी मरोड़ उठ रहे हैं उसे यूज़, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्लाइंट का हमारे ऊपर एक ट्रस्ट होता है कि अगर हमें वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, रिकॉर्ड तक एक्सेस दे रहा है, तो हमने क्या करना है? वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है, उस ट्रस्ट को मेंटेन रखना है। हाँ, अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच करेंगे, मीन बिजनेस सीक्रेट्स ऐसे ही सोशल गैदरिंग में जाके बोल दिया करेंगे, या एक कंपनी हमने छोड़ी
और दूसरी कंपनी में गए और उसके बिजनेस सीक्रेट जाके उधर बता दिए, तो ये भी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच। इससे हमारे प्रोफेशन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और ट्रस्ट खत्म होने से क्या होगा, हमें नुकसान होगा। क्यों? हमें रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दिया जा करेगी, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया जाया करेगी, तो इससे हमारा वर्क जो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इसलिए हमने दुनिया के ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। इंटेग्रिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नॉट बीइंग इन्वॉल्व एसोसिएटेड विद रॉन्ग रिपोर्ट्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। वर्क शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एनी बायस मीन पर्सनलाइजेशन या फिर प्रेशर ऑफ एनी अदर पार्टी। चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट have the necessary required skill, knowledge and experience to perform the work and perform work with diligently। कहते हैं ना सिर्फ कंपिटेंस आपके पास होनी चाहिए, उस कंपिटेंस को मेंटेन भी रखना है, मीन अपग्रेड भी रखना है। अब कैसे मेंटेन या अपग्रेड किया जा सकता है? तो मेंटेन अपग्रेड किया जा सकता है थ्रू सीपीडी। सीपीडी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन आपका जो नॉलेज है उसे आपने अपग्रेड करना है। कैसे? थ्रू सीपीडी। सीपीडी का मतलब क्या है? डिफरेंट कोचिंग क्लासेस अटेंड करके, डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करके, डिफरेंट स्टडी मटेरियल को रीड करके, ताकि स्टैंडर्ड के अंदर जो नई नई चेंजेस आ रही हैं वो भी आपके नॉलेज में होगा, तो आप स्टैंडर्ड की कंप्लायंस मीन उसकी एप्लीकेशन को इंश्योर कर सकोगे। और ये मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके एम्प्लॉयर की। उसने क्या करना है, देखना है इंडस्ट्री के अंदर कोई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, स्टैंडर्ड में कोई नई चेंजेस आ रही हैं, तो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, उनके लिए कोचिंग क्लासेस या सेमिनार अरेंज करने हैं, ताकि उनके नॉलेज को क्या किया जा सके, रिफ्रेश किया जा सके। तो सिर्फ कॉम्पिटेंस होनी नहीं चाहिए, उसे क्या करना है, मेंटेन अपग्रेड भी करना है। कैसे मेंटेन अपग्रेड किया जा सकता है? थ्रू कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेन नॉलेज को अपग्रेड करना थ्रू कोचिंग क्लासेस, थ्रू सेमिनार या फिर थ्रू स्टडी मटेरियल। सो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की ब्रीच को हमने अवॉइड करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर कहता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। बिहेवियर प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि जो भी आपने वर्क करना है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड परफॉर्म करना है। मीन अपनी मन मर्जियाँ नहीं करनी, मीन कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के ऊपर लोग उंगली उठाएं, मीन प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता हो, जिससे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट अफेक्ट होती हो। अपनी मन मर्जियाँ नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड काम करना है, ताकि कल को अगर कोई उंगली उठाए तो आप जस्टिफाई कर सको कि इस प्लान स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मैंने किया है, तो उस सूरत में क्या होगा, लोग उंगलियाँ नहीं उठा सकेंगे। अपनी सर्विसेज जो आप दे रहे हो उनके अगेंस्ट जो क्लेम्स हैं वो एग्जैजरेटेड नहीं होनी चाहिए। नो एग्जैजरेटेड क्लेम, एग्जैजरेटेड क्लेम मतलब वो आपने फड़े नहीं मारनी जो आप करने के काबिल नहीं हो, कि मैं गारंटी देता हूँ आपका टैक्स सेव कर दूंगा, मैं गारंटी दूंगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, जबकि ऐसी आप गारंटीज़ कभी भी नहीं दे सकते। क्यों? टैक्स आप सेव करोगे अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा तो होगा, वरना नहीं। कोई गारंटी नहीं आप दे सकते, गारंटी नहीं आप दे सकते ऑडिट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाकई ही ट्रू एंड फेयर हैं। आप अश्योरेंस देते हो, वो भी रीज़नेबल देते हो, मीन वो हरकतें नहीं शो करनी जो आप करने के काबिल नहीं हो। वी आर द लार्जेस्ट ऑडिट एंड टैक्स प्रोवाइडर इन द कंट्री। और आपके हो सकता है 2 ऑफिस हैं और 4 पार्टनर हैं, तो नहीं ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने जो आप नहीं हो। वी आर द मोस्ट प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन द कंट्री, मोस्ट प्रोफेशनल। क्यों? आपके पास सीए की सर्टिफिकेशन है, तो बाकियों के पास भी सीए है। क्या आप उनसे कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो? किस बिना पर नहीं। तो ऐसे क्लेम आपको नहीं करने जो ठीक नहीं है। फिर कहता है कि दूसरे प्रोफेशनल जो है उनके अगेंस्ट भी आपको रिमार्क देने, जिसको नाम दिया जाता है डिस्पैर्गिंग रिमार्क्स का। नो डिस्पैर्गिंग रिमार्क्स अगेंस्ट अदर्स, मीन दूसरे प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट आपको जो है वो रिमार्क्स नहीं देने।
ये नहीं कहना कि हम बड़ा अच्छा ऑडिट करते हैं, वो फर्म झक मारती है, गंद गोलती है। अगर वो फर्म भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपने गाली किसको दी है? अपने ही प्रोफेशन को। तो ये ऐसी हरकतें नहीं करनी किसी दूसरे प्रोफेशन के अगेंस्ट। डिस्पैरिंग मीन उनको डेनिग्रेट करने वाली जो है रिमार्क्स आपने क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं। क्यों? ये प्रोफेशनल बिहेवियर में नहीं आता। सो बिहेवियर प्रोफेशनल शो करना है मीन अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्म करना है, एग्जैजरेटेड क्लेम्स को अवॉइड करना है, डिस्पैरिंग रिमार्क्स अगेंस्ट अदर को भी क्या करना है? अवॉइड करना है। सी क्या है 5 कोड्स ऑफ एथिक्स जिनके ऊपर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकता है, या आपको एक सिनेरियो भी दिया जा सकता है कि ये बंदा ये कर रहा है, तो आप बताएं कौन से कोड्स ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस नहीं हो रही। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके सीईओ ने कहा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो साइन कर दे, अप्रूव कर दे, और आपको पता है कि सीईओ ने उसके अंदर कुछ फिगर्स मैनिपुलेट किए हैं। अब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे जो है एज ए अकाउंटेंट अप्रूव करता है तो बताएं कौन सा प्रिंसिपल मीट नहीं हो रहा? इंटेग्रिटी। और वर्क इन्फ्लुएंस भी हो गया, मीन क्या है? ऑब्जेक्टिविटी भी इफेक्ट हो रही है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ऐसा जॉब रोल दे दिया गया जो कि बड़ा ही सेंसिटिव टाइप का है, मीन कोई आईटी कंपनी की अकाउंटिंग जो है वो आपने करनी है, और आपने कभी आईटी का नॉलेज जो है या एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है। प्रोफेशनल कंप्यूटर्स एंड यू के इफेक्ट हो रहा है। क्या कह रहा है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता चला कि क्लाइंट की कंपनी जो है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इशू होने जा रही है, और इशू होने के बाद इसके शेयर की प्राइस बड़ी हाई जानी है, तो इसने अपने भाई को कहा भाई कंपनी के शेयर खरीद लें। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की क्या हो गई? ब्रीच हो गई। क्या कह रहा है? तो यूँ एक सिनेरियो बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। सो एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ये है। 2 टॉपिक और हैं, और वो क्या है? 2 मॉडल हैं, जिसमें से एक मॉडल हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और एक नेक्स्ट में कवर करेंगे। और वो टॉपिक क्या है? एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग। कहते हैं सम टाइम आप क्या करते हो, किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस जाते हो, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन आपने चूज़ करना होती है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कौन सी ऑप्शन एथिकली राइट है और कौन सी रॉन्ग है। ये जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी ऑप्शन एथिकली राइट है, कौन सी रॉन्ग है, इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को नाम दिया जाता है डायलेमा का। मीन आप कहाँ पे फंस गए हो? डायलेमा में फंस गए। डायलेमा मीन प्रॉब्लमैटिक, गंभीर सिचुएशन, अनडिसाइडेड सिचुएशन। मीन 2 राइट रॉन्ग के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे, नहीं राइट रॉन्ग के बीच में डिसाइड कर लोगे ये रॉन्ग है ये राइट है, 2 राइट के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बेस्ट राइट कौन सा है, कौन सा वे मुझे चूज करना चाहिए। और जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे तो दिस मीन आप एथिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो कैसे आप डिसाइड करोगे, उसके लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक है AAA मॉडल और एक है टकर मॉडल। मीन एथिकल डायलेमा को आप रिजॉल्व करोगे कैसे? AAA मॉडल के थ्रू और टकर मॉडल के थ्रू। AAA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन में AAA मॉडल ये कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो, आप डिसाइड ना कर पा रहे हो क्या एथिकली राइट है क्या रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है? AAA मॉडल के कोई 7 क्वेश्चंस के थ्रू इशू को रिजॉल्व करना है। क्या है वो 7 क्वेश्चन? नंबर 1 आपने देखना है व्हाट आर द फैक्ट्स। नंबर 2 आपने देखना है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। नंबर 3 आपने देखना है व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स and values relating to the case.
नंबर 4 आपने देखना है व्हाट आर द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। नंबर 5 आपने देखना है व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। in relation to norms, principles and values। नंबर 6 आपने देखना है व्हाट आर द consequences of each course of action। और नंबर 7 आपने देखना है व्हाट इज द डिसीजन, मीन फाइनल डिसीजन आपका क्या होगा। नंबर 1 फैक्ट्स को देखना है, नंबर 2 एथिकल इश्यूज को देखना है, नंबर 3 नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ को देखना है, नंबर 4 अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन देखने हैं, नंबर 5 बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़, नंबर 6 आपने कंसिक्वेंसेस देखने हैं और नंबर 7 क्या आपने देखना है आपका डिसीजन क्या। मीन कब AAA मॉडल अप्लाई करना है, जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट वेज हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा एथिकली राइट है और कौन सा रॉन्ग है, तो वो बेस्ट वे चूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, AAA मॉडल का 7 क्वेश्चन अप्लाई करने। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है पाकिस्तान वापडा। कंपनी है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान वापडा। पाकिस्तान वापडा किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? पाकिस्तान वापडा किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट किसकी है? हाँ, आपकी। गवर्नमेंट आपकी है ना, आपने चूज की है। इनडायरेक्टली देखा जाए पाकिस्तान वापडा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक सेक्टर, हाँ, अंडर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ये चलेगी। पर्पज़ क्या है, प्रॉफिट या सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर। किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन का बेस्ट नहीं, पूरी सोसाइटी का बेस्ट देखना है इसमें। प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही। सोशल वेलफेयर क्या है, जनता को बिजली प्रोवाइड करना। ठीक है, किसी एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन का बेस्ट नहीं, होल सोसाइटी का बेस्ट देखना। लेकिन अंडर इसने काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। मीन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के जो भी ऑर्डर होंगे उनको ओबे भी करना है। पाकिस्तान वापडा क्या करती है, बिजली प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है? कोयले के थ्रू प्रोड्यूस करती है। क्या कह रहा है? हालांकि कुछ अदर वेज भी हैं बिजली प्रोड्यूस करने के जो ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लाइक विंड पावर जनरेशन, लेकिन शायद ये इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं कर सकती, तो इसलिए कोयले के थ्रू प्रोडक्शन करती है। ठीक हो गया। पाकिस्तान वापडा को मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है इसकी तरफ से एक ऑर्डर मिला कि हम जो है वो बिजली के रेट कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, हमें एक प्राइसेस कट डाउन करने की बजट समरी बना के दो। मीन बताओ कि कितने को रेट हम मैक्सिमम कम कर सकते हैं। 5 रुपये कम करें तो बताओ कितना को हमें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा। 7 रुपये कम करें तो कितना सपोर्ट करना पड़ेगा, या कितने आप कम करके गवर्नमेंट की तरफ से बगैर कोई सपोर्ट लिए कम कर सकते हो, तो मुझे एक बजट प्राइसेस कट डाउन की समरी बना के दो। पाकिस्तान वापडा को नजर आया कि कंट्री के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है और कोई 15 दिन बाद कंट्री के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में बंदा है ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। ये 10 दिन बाद अपनी एक मेजर इलेक्शन स्पीच करने जा रहा है, जलसा करने जा रहा है,
और शायद ये उस जलसे के अंदर ये प्राइसेस कट डाउन की स्टेटमेंट जो है वो बोलेगा, यूज़ करेगा कि देखो हमने अपनी गवर्नमेंट में ये काम कर दिया है जिसकी वजह से लोगों के वोटिंग पैटर्न अफेक्ट हो सकते हैं। मीन पूरे 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, अब एंड पे आके ये लोगों के वोटिंग पैटर्न को, लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए ये हमसे स्टेटमेंट मांग रहा है। और अगर हमने ये स्टेटमेंट इसे दे दी और इसने अपनी इलेक्शन स्पीच में यूज़ की तो हमने क्या किया, एक तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया और दूसरा हमने जनता का जो वोटिंग पैटर्न था, मासूम होती है जनता, तो क्या ख्याल है पिछले 5 साल ये भूल जाते हैं, वो एक आध काम की खातिर ही वोट दे देते हैं, एक बिरयानी के प्लेट पे वोट दे देते हैं। तो शायद हमने क्या किया, वोटिंग पैटर्न को भी अफेक्ट किया। क्या ख्याल है? तो आइदर हम रिपोर्ट दें या ना दें। क्यों? देने से हमने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया, इंडिपेंडेंट नहीं लिया, इसके प्रेशर में लिया, जनता का बेस्ट नहीं देखा हमने, सोशल वेलफेयर शायद अफेक्ट हो जाएगी हमारी। क्या ख्याल है? ना देने से ओबीडियंस भी शो करनी है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से, ये भी इफेक्ट होगी। तो फैक्ट क्या है कि हमसे प्राइसेस कट डाउन करने की रिपोर्ट मांगी गई है, इधर हम रिपोर्ट दें या ना दें, ये मसला है। क्या कहता है? रिपोर्ट देना भी है, क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो कहेगा हमने वो करना है, लेकिन देने से हमें नज़र आ रहा है कि काम गलत होगा, इससे वोटिंग पैटर्न अफेक्ट हो गया। तो मसला पता चल गया फैक्ट क्या है। एथिकल इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व है? एथिकल इश्यूज़ में आपने क्या देखना है, क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है? इंटेग्रिटी भी इफेक्ट हो रही है। हमें पता है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए हमसे मांग रहा है, क्या ख्याल है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी भी इफेक्ट हो रही है, मीन हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले रहे, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, वर्क हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस? प्रिंसिपल्स बोलते हैं रूल्स को। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? रूल्स। रूल्स मीन गवर्नेंस। गवर्नेंस हमें ये कहती है कि हमने क्या करना है, ओबीडियंस शो करनी है किसकी तरफ? ओबीडियंस शो करनी है किसकी तरफ? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ। जो वो कहेगा वो हमने लेके चलना है, मीन रूल्स ही हैं। क्या कह रहा है? नॉर्म्स, रीत रिवाज क्या है? नॉर्म्स रीत रिवाज क्या है? तो रीत रिवाज क्या है कि हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंस को भी देखना है, मीन सबका बेस्ट देखना है, किसी का बेस्ट नहीं देखना। वैल्यूज हमारी बिलीव क्या है? बिलीव क्या है कि अगर हमने रिपोर्ट सीक्रेटली इनको दी तो एक तरह की हमने कोई इनसाइडर डीलिंग की, इनको सपोर्ट की, मीन उस सूरत में हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी जो है वो मीट नहीं की, जो हमें मीट करनी चाहिए। क्या कहला? नॉर्म्स रीत रिवाज क्या है, प्रिंसिपल्स रूल्स क्या हैं, और वैल्यूज मीन हमारी बिलीव्स क्या हैं। तो हमारी बिलीव्स क्या हैं? एक तो हमने ट्रांसपेरेंसी मीट करनी है। हमारे नॉर्म्स क्या कहते हैं कि हमने बीइंग आ सोशल वेलफेयर क्या करना है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने, किसी के प्रेशर में नहीं लेने। लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ भी चलना है, मीन गवर्नेंस, मीन ओबीडियंस टूवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी शो करनी है। क्या कह रहा? क्यों? अगर रिपोर्ट हम दे देते हैं तो उससे शायद गवर्नेंस ओबीडियंस तो मीट हो गई, लेकिन इंडिपेंडेंस मीट नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी मीट नहीं हुई, शफाफियत नहीं मीट हुई। रिपोर्ट नहीं देते तो ये इफेक्ट होगी, हाँ ये दोनों शायद मीट हो जाएंगे। मीन नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज में हम क्या चीज़ें डिस्कस किया करेंगे? गवर्नेंस मीन रूल्स क्या है, ओबीडियंस किसकी तरफ हमने शो करनी है, इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी। एथिकल इश्यूज में 5 कोड्स ऑफ एथिक्स में से देखा करेंगे क्या चीज़ ब्रीच हो रही है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन? आपके पास ऑप्शंस क्या है? एक ऑप्शन है रिपोर्ट दे दें, एक ऑप्शन है रिपोर्ट ना दें। स्टार्ट में यही 2 ऑप्शन थे, और क्या ऑप्शन हो सकती है? एक्सक्यूज मी, रिपोर्ट डिले करके दे दे। इनको कहें कि इतना आसान काम नहीं है,
कि हम 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिपोर्ट बना के दे दें, इसके ऊपर अच्छी खासी कैलकुलेशन है। पूरे पाकिस्तान में हमारा वापडा के ऑफिस हैं, तो हमें सब की कॉस्ट देखना पड़ेगी, वो सारा कॉस्ट डाटा हमें लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट कटिंग हो सकती है और कितने को रेट हम अफोर्ड कर सकते हैं कम करना। तो इसलिए हमें इसमें कोई कम से कम 2 वीक लग जाएंगे, ताकि तब तक इसकी इलेक्शन स्पीच भी हो जाए, इलेक्शन भी हो जाए, उसके बाद दे दें। या चौथी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम इसको रिपोर्ट दे दें, लेकिन इसके साथ डिस्कस करके दे दें कि तो अपनी इलेक्शन स्पीच में यूज़ नहीं करेगा। लेकिन पॉलिटिशियन है, बड़े सच्चे ईमानदार होते हैं जो कहते हैं पूरा भी करते हैं। तो कल को अगर यूज़ कर ली तो हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं। तो 4 ऑप्शन आ गई, रिपोर्ट दे दें, रिपोर्ट ना दें, डिले करके दे दें, डिस्कस करके दे दें, नॉट टू यूज इन योर इलेक्शन स्पीच। व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज? रिपोर्ट देने से ये मीट हुआ, ये इफेक्ट हो गए, ना देने से ये इफेक्ट हो गया, ये मीट हो गए, डिस्कस करके देने से तीनों मीट होते हैं, डिले करके देने से नहीं, डिस्कस करके देने से हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन मीट हो रहे हैं अगर वाकई ये सच्चा ईमानदार आदमी है तो। डिले करके देने से भी तीनों मीट हो रहे हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच? अब जो चारों ऑप्शन थी उनके आउटकम्स देखने हैं कि अगर हम रिपोर्ट दे देते हैं, दिस मीन हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, और इन्होंने इलेक्शन स्पीच में यूज़ की तो हमने वोटिंग पैटर्न भी अफेक्ट किया। और कल को अगर अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट में आ गई तो हमें सीरियस एक्शन फेस करना पड़ेंगे। रिपोर्ट नहीं देते तो ठीक है, हमने अपने आप को बचा लिया, लेकिन कल को अगर यही गवर्नमेंट वापस आ गई इलेक्शन जीत के तो हमारी पर्चियाँ उड़ा के रख देगी। क्या करा, हमारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन फेस करना पड़ेंगे। रिपोर्ट डिस्कस करके देते हैं और एग्री करने के बावजूद अगर उन्होंने यूज़ कर ली तो हम कुछ एक्शन नहीं ले सकेंगे। हाँ, डिले करके देते हैं, इससे क्या होगा, हमारी ऑब्डियंस भी मीट होगी और इंडिपेंडेंस भी मीट होगी। क्या करा, वोटिंग पैटर्न अफेक्ट होने से बच जाएंगे। बट इज द डिसीजन डिले करके देना मीन स्टार्ट में जब मसला था तो मसले के अंदर ये ऑप्शन थी नहीं, लेकिन ये 7 क्वेश्चन से गुजरने के बाद आपके पास एक बेस्ट सोल्यूशन निकल आया कि अब हमें करना क्या चाहिए, मीन राइट पाथ, राइट वे है क्या। क्या करा, सो ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई करना है जब आप किसी डायलेमा में फंस गए हो, मीन आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा राइट्स हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा राइट मुझे चूज़ करना चाहिए, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? ट्रिपल ए के 7 क्वेश्चंस के थ्रू। पहले फैक्ट्स देखोगे, मीन मसला क्या है, एथिकल इश्यूज देखोगे, मीन क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, इसके अंदर कोई थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस अगर आपने ऑडिट में या टैक्स में पढ़े हो तो वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं कि कौन सा थ्रेट है यहाँ पे, सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू है, इंटिमिडेशन है, फेमिलियरिटी है, एडवोकेसी है, और इस केस में शायद इंटिमिडेशन थ्रेट था, आपके वर्क को प्रेशराइज किया जा रहा है। क्या ख्याल है, आपके वर्क को प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके बाद क्या देखना है, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस, और ये औखा हेड होगा डिस्कस करते वक्त, तो यहाँ पे आपने इन वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करनी है। गवर्नेंस, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, एक पॉइंट आप और भी डिस्कस कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव, कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो प्रॉफिट होगा, तो क्या इससे प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, मीन मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर सोशल वेलफेयर है तो आपने देखना है किस ऑप्शन से सोशल वेलफेयर मीट हो रहा है और किससे सोशल वेलफेयर मीट नहीं हो रहा। रिपोर्ट देने से इन्होंने यूज़ कर ली तो हम सोशल वेलफेयर में काम नहीं किए, किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर बैठे। हाँ, ना देने से सोशल वेलफेयर मीट हो रही है। क्या ख्याल है। उसके बाद देखना है आपके पास अदर ऑप्शंस क्या हैं। हाँ, वो स्टार्ट वाली तो हैं ही, और भी देखनी है।
उनको रिलेट करना है फिर नॉन प्रिंसिपल वैल्यूज़ के साथ। फिर वो जो चारों ऑप्शन हैं जो जितनी भी हैं उनके हर एक के सेपरेट छोटे छोटे पैराग्राफ बना के आपने आउटकम्स देखने हैं क्या क्या हो सकते हैं, और फिर आपने फाइनल डिसीजन देना है कि क्या चूज़ करना चाहिए। क्या कह रहा। अब अगर हम यहाँ से मूव हों क्वेश्चंस की तरफ, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हमें मिलेगा इसके ऊपर। आ रहा अभी क्वेश्चन आ रहा। ये क्वेश्चन हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 9 के नोट्स में। दो रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट ए है फॉर 15 मार्क्स और एक रिक्वायरमेंट बी है फॉर 10 मार्क्स। रिक्वायरमेंट ए फॉर 15 मार्क्स, यूजिंग द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल टू सपोर्ट योर आंसर। मीन ट्रिपल ए मॉडल को यूज करते हुए रिकमेंड टू डेविड हंटर the course of action the board should take in responding to the civil servants request for information। कि सिविल सर्वेंट्स ने कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की है तो डेविड हंटर को आपने कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड करना है कि उसे करना क्या चाहिए। मैं उसके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगी तो आपने बताना है ट्रिपल ए मॉडल के थ्रू कौन सी ऑप्शन उसे चूज़ करनी चाहिए। तो देखना पड़ेगा मसला क्या है, उसमें एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, नॉन प्रिंसिपल वैल्यूज़ उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, उनमें से बेस्ट कौन सी है, किस ऑप्शन के क्या क्या कंसीक्वेंसेस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कंपनी का डाटा देख के चेक करते हैं और फाइनल डिसीजन हमें देना होगा। 15 मार्क्स मीन इतना बड़ा क्वेश्चन भी इस मॉडल से अपीयर हो सकता है। सो क्या कहता है जी, डेविड हंटर currently serving as a non-executive director on the board of a nationalized concern, the Electricity Provision Corporation EPC in a country in Asia। डेविड हंटर एशिया की कोई पाकिस्तान वापडा टाइप कंपनी में एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा है। EPC operates a number of coal-fired power stations and transmit energy through a national grid which it controls। तो क्या करता है, कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस करके आगे क्या करते हैं अपने ग्रिड स्टेशंस के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज देन सोल्ड टू जनरल पब्लिक, उसके बाद जनरल पब्लिक को सेल की जाती है बाय प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। हाँ, पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर के थ्रू होती है लेकिन बाहर के कंट्रीज में प्राइवेट कंपनीज के थ्रू भी सेल की जाती है। David Hunter is concerned about the ethical implication of a couple of issues that were discussed at EPC's most recent board meeting which was held yesterday। तो कोई बोर्ड मीटिंग चल रही है इसके अंदर कोई कपल ऑफ इश्यूज हैं जिससे रिलेटेड वो कंसर्न है, मीन इशू के ऊपर डिसीजन लेना है उसे। एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बिलीव्स ही हैज़ ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसीडर एथिकल इश्यूज केयरफुली। Number 1, a general election campaign has recently begun in this country. The government party has indicated that it intends to maintain EPC as a nationalized industry if it wins the general election, although it will be seeking efficiency improvement। इन इलेक्शंस कैंपेन चल रही है और गवर्नमेंट पार्टी कहती है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी नेशनलाइज्ड है तो जीतने के बाद भी नेशनलाइज ही रखेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, मीन अंडर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ही चलेगी। हाँ, कुछ एफिशिएंसी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगी ताकि बजट कम से कम खाए, सब्सिडी पे ना चले। द अपोजिशन पार्टी हैज़ इंडिकेटेड दैट इट इंटेंड्स टू प्राइवेटाइज ऑल इंडस्ट्रीज दैट आर करंटली नेशनलाइज्ड, जबकि अपोजिशन पार्टी कहती है कि नहीं, जो जो भी नेशनलाइज ऑर्गेनाइजेशन हम इनको क्या कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे।
Early yesterday morning, before the board meeting, EPC's managing director was suddenly asked by a senior civil servant in the Ministry of Energy to provide a major commitment to the cost cutting in the next 10 days. तो कल आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से एक ऑर्डर मिला कि आप क्या करो, आने वाले 10 दिनों के अंदर हमें जो है वो कोई कॉस्ट कटिंग की कमिटमेंट की समरी बना के दो. द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अवेयर दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी विल बी मेकिंग अ मेजर इलेक्शन स्पीच इन फोर्टनाइट टाइम. फोर्टनाइट बोलते हैं 2 वीक को, और हमें पता है कि 2 वीक बाद ये अपनी कोई स्पीच देने जा रहा है. नंबर 2 क्या है हमें नहीं पता. पार्ट ए रिक्वायरमेंट है कि ट्रिपल ए मॉडल के थ्रू आपने बताना है कि डेविड हंटर को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीन एज ए बोर्ड मेंबर क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना चाहिए अगेंस्ट सिविल सर्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट कटिंग स्टेटमेंट बना के देना. तो ही मसला आ गया. फैक्ट, प्राइस कट डाउन समरी बना के देना. एथिकल इश्यूज़ अगर हमें पता है इलेक्शन स्पीच में ये यूज़ करने जा रहे हैं और हम उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं तो इंटेग्रिटी भी नहीं है और वर्क प्रेशर में इन्फ्लुएंस भी हो रहा है. क्या कह रहा है, नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रेटिंग का केस रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को फॉलो करना है. इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने, किसी के प्रेशर में नहीं लेने. ट्रांसपेरेंसी भी मीट करनी, कोई इनसाइडर डीलिंग नहीं करनी. क्यों, रिपोर्ट अगर हम सिर्फ इनको दे रहे हैं सीक्रेटली तो इनसाइडर डीलिंग कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन स्पीच में तो यूज़ करके जीत जा. और ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर, किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन मीन किसी पार्टी का बेस्ट नहीं, सबका बेस्ट देखना. क्या कह रहा, कोर्सेज ऑफ एक्शन उसकी भी बात करते हैं. कोर्सेज ऑफ एक्शन 4 ही हैं. रिपोर्ट दें, ना दें, डिले करके दे दें या फिर डिस्कस करके दे दें. बेस्ट कौन सा है, दे देते हैं तो ये मीट हो गया, ये फैक्ट हो गए. नहीं देते तो ये मीट हो गया, गवर्नेंस अफेक्ट होगी. डिस्कस करके देते हैं तो 4 मीट हो जाएंगे. डिले करके देते हैं फिर भी 4 मीट हो जाएंगे. तभी भी डिसीजन फाइनल नहीं है, डिले या डिस्कस. फाइनल कब होगा, जब कंसिक्वेंसेस आएंगे. अगर रिपोर्ट दे देते हैं और कल को अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट में आ गई तो वो प्राइवेटाइज करते हुए हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेगी, हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं. रिपोर्ट नहीं देते और यही गवर्नमेंट वापस आफ्टर इलेक्शन आ गई तो इन्होंने नेशनलाइज ही रखना है तो हमें अंडर देम चलना पड़ेगा. तो सूरत में हमारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन हमें फेस करना पड़ेंगे. डिस्कस करके देते हैं तो माइट भी एग्री करने के बावजूद यूज़ कर ले तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे. हाँ, अगर डिले करके देते हैं तो सूरत में इलेक्शन स्पीच भी गुजर जाएगी, इलेक्शन भी गुजर जाएंगे और हमारा ऑब्डियंस भी मीट हो जाएगी. सो व्हाट इज द डिसीजन, डिले करके देना. क्या करें, आज समझ आती. सो ट्रिपल ए मॉडल हमने अप्लाई करना है कब, जब हम किसी एथिकल डायलेमा में फंस गए. डायलेमा मीन जहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा राइट हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा राइट पाथ हमें चूज़ करना चाहिए. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ट्रिपल ए मॉडल के 7 क्वेश्चंस के थ्रू. क्या करें, एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है टक्कर मॉडल का. ये बीच में बिल्कुल ही एक डिफरेंट चैप्टर है जिसका किसी चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं है. मीन क्या सिखा रहा है, ये हमें एथिक्स सिखा रहा है कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्रोफेशन के अंदर एथिकली बिहेव करना चाहिए. एथिकली कैसे बिहेव करना है, क्या आपको एथिकली इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, किन रूल्स को आपने फॉलो करना है. तो ये सारा चैप्टर उसी के ऊपर है. एथिक्स का मतलब क्या था, एक्सेप्टेबल बिहेवियर कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन सोसाइटी में हमारा बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, नहीं एक्सेप्टेबल तो एथिकली रॉन्ग है. और हमें ऑलवेज राइट बिहेवियर शो करना है, मीन बीइंग अ प्रोफेशनल एथिकली बिहेव करना है. ठीक होगी. कुछ हमने अभी तक कोर्स ऑफ एथिक्स कवर कर लिए इस चैप्टर के अंदर. एथिकल डिसीजन मेकिंग का एक मॉडल ट्रिपल ए मॉडल हमने कवर कर लिया. अब कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं. कोई भी बॉडी जब रूल्स बनाती है अपने इंडिविजुअल्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, तो रूल्स की कंप्लायंस 2 तरह से इंश्योर करती है.
मीन बॉडीज जब रूल्स बनाती है तो रूल्स को कंप्लाई करना है मेंबर्स के ऊपर। तो रूल की कंप्लायंस दो तरह से इंश्योर की जाती है। एक अप्रोच है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, और दूसरी है रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है कि रूल्स आपके लिए बना दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर कहीं पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा तो आप जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे के नॉन कंप्लायंस भी कर सकते हो। मीन ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसको कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच का नाम भी दिया जाता है। मीन ये रूल्स आपके लिए बना दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन अगर कहीं पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा और आपने उसकी जगह पे कुछ और काम किया है तो आप अपनी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे के नॉन कंप्लायंस विद रूल्स भी कर सकते हो। मीन कंप्लाई करो, अदरवाइज एक्सप्लेन करो, मीन जस्टिफाई करो क्यों ये नहीं किया। ये क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। हमारे जो कॉर्पोरेट कोड्स ऑफ एथिक्स हैं ये है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। ACCA ने आपको CA ने आपको कोड्स ऑफ एथिक्स दिए ICAP ने, जो आपको फॉलो करने हैं। क्या ख्याल है, फॉलो करने हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। लेकिन अगर कहीं पे कोई फॉलो नहीं हो रहा तो फिर आप जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे के नॉन कंप्लायंस भी कर सकते हो। ये क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ऑफ कंप्लायंस। एक कंप्लायंस की और भी अप्रोच है, इसे नाम दिया है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच क्या है, लेजिस्लेटिव अप्रोच है, स्ट्रिक्ट अप्रोच है कि रूल्स बना दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने और हर सूरत में फॉलो करने हैं, कोई लीनियंसी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर फॉलो नहीं हुए तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करना पड़ेंगे, फाइन्स पेनल्टीज भी इंपोज हो सकते हैं। सो रूल्स जो बॉडीज बनाती हैं अपने मेंबर्स के लिए तो उसकी कंप्लायंस दो तरह से इंश्योर करती हैं। प्रिंसिपल बेस्ड मीन फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच अलाउ करती हैं, या फिर रूल बेस्ड क्या है, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव अप्रोच जहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस है वो अफोर्डेबल नहीं होगी। हाँ, हमारे लिए जो ICAP ने कोड्स ऑफ एथिक्स बनाए हैं 5, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये हमें फॉलो करने हैं। लेकिन ये क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, रूल बेस्ड अप्रोच नहीं है। ठीक हो गया। अब इस चैप्टर का जो पहला पेज है, इस पहले पेज के ऊपर हमें थोड़ा सा बताया जा रहा है कि एथिक्स ज़रूरी हैं कहाँ पे, बिजनेस के अंदर। क्यों, अगर बिजनेस एथिकली बिहेव नहीं करेगा तो इसको लोगों की, स्टेक होल्डर की सपोर्ट नहीं मिलेगी, और सपोर्ट ना मिलने से बिजनेस तबाह हो जाएगा। इसलिए एक बिजनेस को क्या करना है, एथिकली बिहेव करना है। एथिकली बिहेव करने के अंदर ही एक चीज और भी आ जाती है जिसे नाम दिया है CSR का। CSR स्टैंड्स फॉर कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन इन आ सोसाइटी है, तो इसे भी सोसाइटी में वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे इंडिविजुअल्स बिहेव कर रहे हैं। फिर किसी का अच्छा नहीं सोच रहे तो बुरा भी क्या करना है, अवॉइड करना है। बल्कि एक CSR कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस को अपने प्रॉफिट के साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है, मीन सोसाइटी का ख्याल भी करना है। क्यों, ये सोसाइटी से आपका बिजनेस है तो आपको सोसाइटी का ख्याल भी करना है। सोसाइटी से ही आपके कस्टमर हैं, सोसाइटी से ही आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सोसाइटी से ही आपके इन्वेस्टर मीन शेयर होल्डर भी हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी का ख्याल भी करना है। मीन सोसाइटी के अंदर कौन है, बेसिकली मेनली स्टेक होल्डर हैं आपके, तो आपको उनका ख्याल करना है। आपको एम्प्लॉय का ख्याल करना है, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है, उन्हें अच्छा हीटिंग कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है, उनको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उनको अच्छा पे आपने करना है। क्यों, एम्प्लॉय खुश होंगे तो इससे आपके बिजनेस को सपोर्ट उनकी तरफ से ज़्यादा मिलेगी। आपको क्या करना है, अपने सप्लायर का ख्याल करना है, उसको ऑन टाइम पेमेंट करनी है, उससे जो चीज़ें बाय कर रहे हो उसे मेंटेन रखना है। क्यों, अगर आप बाय करना कम करोगे तो उसकी सेल अफेक्ट होगी, बिजनेस अफेक्ट होगा। उसके अलावा आपको कोई और सप्लायर ऑप्शन मिलती है तो पहले उसके साथ डिस्कस करना है, फिर उसे छोड़ना है। क्यों, हो सकता है वो चीज़ आपको उतने में दे दे जो कहीं और से आप ले रहे हैं।
क्यों आपको सपोर्ट कर रहा है, आप मुंह उठा के कहीं और चले गए तो उसका बिजनेस तो तबाह हो गया। तो ये क्या है, आपने उसका ख्याल नहीं किया। तो अपने सब स्टेक होल्डर का आपने ख्याल करना है, इन्वेस्टर का ख्याल करना है। इन्वेस्टर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो खुल्लम खुला ट्रांसपेरेंटली आपने एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर प्रोवाइड करनी है। इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को आपने प्रोटेक्ट करना है। इनफैक्ट आपने सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे तो सोसाइटी का ख्याल करना है, लाइक सोसाइटी के अंदर डोनेशंस देनी है, चैरिटीज देना है, सोसाइटी के अंदर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, लाइक कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना देना, पार्क्स बना देना, स्कूल बना देना, हॉस्पिटल बना देना, रोड बना देना। तो ये भी सोसाइटी के लिए अच्छे काम है जो आपको करने चाहिए। क्यों, एक ऐसा बिजनेस जो CSR परफॉर्म करता है, मीन अपने साथ साथ सोसाइटी का, मीन स्टेक होल्डर का भी ख्याल करता है, उसको स्टेक होल्डर की सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी, उसकी रेप्यूट अच्छी होगी। रेप्यूट अच्छी होगी तो आपको कस्टमर भी मिलेंगे, आपको इन्वेस्टर भी मिलेंगे और इससे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप CSR परफॉर्म नहीं कर रहे, मीन्स सेल्फिश अप्रोच से चल रहे, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हो, स्टेक होल्डर का ख्याल नहीं कर रहे, एम्प्लॉय का, सप्लायर का, जनरल पब्लिक का ख्याल नहीं कर रहे, सोसाइटी का ख्याल नहीं कर रहे, तो इस सूरत में आपकी रेप्यूट बुरी होगी। और रेप्यूट बुरी होने की सूरत में ना तो इन्वेस्टर आपको मुँह लगाएगा, क्यों, आप अनएथिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कस्टमर भी आपको मुंह नहीं लगाएगा, आपकी प्रोडक्ट सर्विस को मुंह नहीं लगाएगा, तो इससे बिजनेस भी फेल भी हो सकता है। तो इससे एक बिजनेस को एथिकली बिहेव करने के लिए ज़रूरी है कि क्या परफॉर्म करे, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करें। क्यों परफॉर्म करनी है कि इससे कुछ स्टेक होल्डर से हमें बेनिफिट मिल सकता है, लाइक हमें एम्प्लॉय से बेनिफिट मिल सकता है कि अगर आप एथिकली बिहेव कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ का ख्याल कर रहे हो, CSR परफॉर्म कर रहे हो, तो इससे एम्प्लॉय एक तो फील करेंगे कि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, जिससे बिजनेस के बेनिफिट इंक्रीज होंगे। एक बिजनेस एथिकली बिहेव कर रहा है, मीन CSR परफॉर्म कर रहा है, तो इससे इन्वेस्टर जो है उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर प्रोटेक्टेड है, मीन हमारी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जगह पे लगी हुई है। क्यों, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बिजनेस सोसाइटी को भी देख रहा है। तो इससे इन्वेस्टर मोर अट्रैक्ट होंगे, जिससे आपको कैपिटल जनरेट करना ईजी होगा, इन्वेस्टर आपके साथ रिटेन रहेंगे। आप CSR परफॉर्म कर रहे हो तो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगी कि बिजनेस बड़ा अच्छा है, सोसाइटी का ख्याल करता है, एथिकली बिहेव करता है, गुड्स अपनी एथिकली प्रोड्यूस करता है, तो इससे कस्टमर आपको ज़्यादा मिलेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। CSR परफॉर्म करने से आप क्या करोगे, लॉसेस को अवॉइड करोगे। CSR परफॉर्म करने से आप क्या करोगे, जब सप्लायर को फेयरली ट्रीट करोगे तो सप्लायर की सपोर्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगी। जब आप क्राइसिस में होगे तो तब सप्लायर आपको उधार पे माल देने के लिए विलिंग हो जाएगा, तो सप्लायर सपोर्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये पहला पेज जस्ट रीडिंग है, एक दफ़ा रीड कर लेना है, जिसके अंदर बताया गया है कि एक बिज़नेस को एथिकली बिहेव करना है। क्यों, इससे एम्प्लॉय की सपोर्ट मिलेगी, इन्वेस्टर की सपोर्ट मिलेगी, कस्टमर की सपोर्ट मिलेगी, सप्लायर की सपोर्ट मिलेगी। हाँ, अगर आप एथिकली बिहेव नहीं करोगे, सोसाइटी का ख्याल नहीं करोगे, सही गलत में तमीज़ नहीं करोगे, राइट रॉन्ग को कंसीडर नहीं करोगे वाइल मेकिंग डिसीजन, तो फिर एथिकली बिहेव नहीं कर रहे, तो सूरत में स्टेक होल्डर की सपोर्ट बंद हो सकती है। जिससे आगे अगर हम गए तो डायलामा हमने डिस्कस कर लिया था। एक ऐसी सिचुएशन, डायलामा क्या है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप दो राइट के बीच में डिसाइड ना कर पा रहे हो क्या पाथ क्या वे हमें चूज़ करना चाहिए। हाँ, वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो मॉडल हैं, एक AAA मॉडल है और एक टक्कर मॉडल है। एक AAA मॉडल हमने देख लिया था प्रीवियस क्लास में, टक्कर मॉडल क्या है वो आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लें। जी, एथिकली बिहेव करने के लिए ICAP ने कुछ कोर्स ऑफ एथिक्स भी दे दी जो आपको फॉलो करने हैं। इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स पास करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रेकलेसली मीन तेज़ी में जल्दी में प्रिपेयर की गई है बगैर वेरीफाई किए चीज़ों को, उसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, आपका काम इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए थ्रू बायस, थ्रू एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या प्रेशर ऑफ एनी अदर पार्टी। कंपिटेंस, जो काम करने जा रहे हो से आपके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ना सिर्फ कंपिटेंस आपको अटेन करनी है, उसे मेंटेन भी करना है, और मेंटेन करना है थ्रू CPD। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से बाज रहना है, नहीं डिस्क्लोज करनी। लेकिन वो कहता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर सकते हो, मीन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे आप डिस्क्लोज कर सकते हो। कहाँ पर डिस्क्लोज कर सकते हो, जहाँ पे लॉ रिक्वायर कर रहा है आपसे कोई इन्फॉर्मेशन, तो आपको लॉ डिनाई नहीं कर सकते। आप लॉ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही तो आप बताओगे। एक कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, उस कंपनी के अगेंस्ट सपोज कोई मनी लॉन्ड्रिंग
का केस चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन कहते हैं कि अगर आपको नज़र आ जाए क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या इवन शक भी हो जाए तो आपने किसी बॉडी को रिपोर्ट करना है। अब उसमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है लेकिन लॉ जब रिक्वायर कर रहा है तो आपको डिस्क्लोज करना है। हमारे क्लाइंट का कोई कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट ने हमसे पूछ लिया कि भाई तू कंपनी के अंदर काम करता है, तेरे पास बड़ा नॉलेज है, तो तू एज ए विटनेस आके हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर जिससे हम अपने कोर्ट केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोर्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है तो हम डिनाई नहीं कर सकते, उस सूरत में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। या ICAP हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट ICAP की तरफ से, तो ICAP के हम मेंबर हैं, तो ICAP हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट से रिक्वायर करती है, कंपनी से रिक्वायर करती है तो हम प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे ना नहीं कर सकते। सो लॉ रिक्वायर करे डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोर्ट रिक्वायर करे डिस्क्लोज कर सकते हैं, या कोई इन्वेस्टिगेशन है बाय ICAP या SECP और उन्होंने हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर किया है तो हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोफेशनल बिहेवियर मीन हमें अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन काम करना है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम करना है, एग्जैजरेटेड क्लेम्स को अवॉइड करना है और डिस्पैरिजिंग रिमार्क्स मीन फजूल रिमार्क्स अबाउट अदर प्रोफेशनल्स को अवॉइड करना है। मीन कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे प्रोफेशन के ऊपर डिस्क्रेडिट आता। ये नीचे कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस जो हैं वो दे दी गई हैं, एक दफ़ा रीड कर लेनी है। हाँ, उसके बाद क्या है, हमारे पास कोई 2 मॉडल हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग के। एथिकल डिसीजन मेकिंग मीन अगर हम डायलेमा में फंस गए हैं, नहीं डिसाइड कर पा रहे क्या एथिकली राइट है क्या रॉन्ग है, तो हम रिजॉल्व करेंगे कैसे 2 मॉडल को फॉलो करते हुए। एक है AAA मॉडल, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, और दूसरा मॉडल है हमारे पास टक्कर मॉडल। AAA एंड टक्कर। AAA मॉडल हमने अप्लाई करना है जब हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और हम उनमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी ऑप्शन राइट है। मीन डिफरेंट वेज हैं लेकिन हम चूज़ नहीं कर पा रहे कौन सा वे हमें फॉलो करना चाहिए, मीन राइट वे कौन सा है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, AAA मॉडल। कैसे हम अप्लाई करेंगे, कुछ 7 क्वेश्चंस के थ्रू अपना इशू रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट्स देखेंगे, मीन मसला देखेंगे, मसला क्या है। एथिकल इश्यूज देखेंगे, मीन कौन सा कोड्स ऑफ एथिक्स या थ्रेट हमारे ऊपर आ रहा है। नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ देखेंगे, मीन रूल्स क्या कहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या कहते हैं, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो क्या कहता है। उसके बाद अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन देखेंगे, मीन हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। उसके बाद बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ देखेंगे। फिर आउटकम देखेंगे हर ऑप्शन के, और एंड पे हम क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिया था। पाकिस्तान वापडा कोयले के थ्रू बिजली प्रोड्यूस कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से ऑर्डर मिला था कि प्राइसेस कट डाउन करने की समरी बना के दो विद इन 10 डेज़, तो उसके ऊपर हमने AAA मॉडल अप्लाई कर लिया था। अब बात करते हैं कि एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम देता है टक्कर मॉडल का। AAA मॉडल के थ्रू हम एथिकल इशू को रिजॉल्व करते हैं थ्रू 7 क्वेश्चंस। टक्कर मॉडल में हम एथिकल इशू को रिजॉल्व करते हैं थ्रू 5 क्वेश्चंस। क्या है वो 5 क्वेश्चंस? हमने देखना है कि प्रॉफिटेबल हमारा डिसीजन है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, फेयर है या नहीं है, राइट है या नहीं है, और सस्टेनेबल है या नहीं है, जिसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली का नाम भी दिया जाता है। प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर, राइट और सस्टेनेबल। मीन 5 क्वेश्चन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे टक्कर मॉडल के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं। वही पाकिस्तान वापडा एक कंपनी है जो क्या करती है, बिजली प्रोड्यूस करके जनता के अंदर ट्रांसमिट करती है, प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान वापडा कैसे बिजली प्रोड्यूस करती है? पाकिस्तान वापडा बिजली प्रोड्यूस करती है कोल के थ्रू, जो कि इतना एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे ऑफ प्रोडक्शन नहीं है।
कुछ अदर अच्छे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इवन सस्ती बिजली बनाने वाले भी वे हैं लाइक विंड पावर जनरेशन, लेकिन पाकिस्तान वापडा उनके थ्रू बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रही। एक तो कोल के थ्रू प्रोड्यूस कर रही है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट में धुआं निकल रहा है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो है उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, और दूसरा कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करना जो है थोड़ा कॉस्टली भी है एज कम्पेयर टू अदर वे ऑफ प्रोडक्शन। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान वापडा कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस कर रही है। दुनिया में एक इन्वायरमेंटल बॉडी थी, उसने क्या किया, दुनिया के जो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ हैं उनकी एक लिस्ट बनाई, मीन ज़्यादा पॉल्यूशन कौन से कंट्री फैला रहे हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान का पहला नाम आ गया। ये पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, और उसकी रीज़न क्या है, कुछ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, मीन गवर्नमेंट का पुअर एटीट्यूड भी है रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें ये देखें एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान वापडा, जिसके पास अदर वे ऑफ प्रोडक्शन हैं जो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, लेकिन ये जानबूझ के एक नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली कोल के थ्रू ही बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके थ्रू एक तो महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे जनता का खून चूस रहे हैं, उनको ज़्यादा बिल चार्ज कर रहे हैं। अदर वे के थ्रू सस्ती बिजली भी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन ये जानबूझ के कोल के थ्रू ही बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये पुअर एटीट्यूड इवन गवर्नमेंट का भी कॉज है किस चीज़ का, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री का, और उसका नुकसान इसकी जनता को हो रहा है, इसकी पॉपुलेशन को हो रहा है। क्यों, जितनी ज़्यादा पोल्यूशन है उतनी पॉपुलेशन की हेल्थ क्या है वहाँ पे अफेक्ट हो रही है, बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, कैंसर वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश होने की देर थी, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम उनके हाथ में ये रिपोर्ट आई, उनको वापडा से वैसे ही बड़ा गुस्सा, लोड शेडिंग की वजह से, बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से लोग सारे प्रोटेस्टर्स बन के इकट्ठे हुए, जाके वापडा के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी, तुम्हारी डैश डैश डैश, तुम एक तो हमें इतने बिल भी भेजो, इतनी लोड शेडिंग भी करो, और ऊपर से हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करो। लो जी, उन्होंने जाके वापडा के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी, हंगामे, रैलियाँ स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान वापडा ने क्या किया, हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर ली, कुछ सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज़ को कॉल कर लिया, कुछ मोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए, उनके हाथों में डंडे पकड़ा दिए कि जो प्रोटेस्टर आगे आए टांगे तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, एक दो को लहू लहान करोगे तो बाकी ऑटोमेटिकली दे के पीछे हट जाएंगे। अब सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हो गए वापडा के ऑफिस के आगे, जो प्रोटेस्टर आगे आता है ठा 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 टांगे तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, लहू लहान करके सर फाड़ फूड़ के साइड पे किए जा रहे हैं। मीडिया के अंदर कुछ जोकर्स शाम में बैठे होते हैं, मुर्गे लड़ रहे होते हैं, उनको एक इशू मिल गया कि ये क्या हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट की पार्टी वाले वो डिफेंड कर रहे हैं, कुछ अपोजिशन वाले वो अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। तो मीडिया के अंदर एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान वापडा का ये जो डिसीजन है हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाला, क्या ये एथिकली राइट है या फिर रॉन्ग है। पाकिस्तान वापडा का हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाला एथिकली डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, हमने ये क्या करना है, टेस्ट करना है। हम टेस्ट करेंगे कैसे, टक्कर मॉडल के 5 क्वेश्चंस के थ्रू। क्या पाकिस्तान वापडा का ये हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाला डिसीजन प्रॉफिटेबल है। सिक्योरिटी कंपनी को आप पे करके सिक्योरिटी गार्ड लेके आ रहे हो तो कॉस्ट बेयर कर रहे हो, लेकिन जो तोड़ फोड़ हो रही है उसके अंदर आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट क्या है, कम है, तो प्रॉफिटेबल है। बिजनेस के पॉइंट से देखो प्रॉफिटेबल है, लीगल है, हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट है। आपके घर में आके कोई तोड़ फोड़ करेगा तो आप क्या करोगे, आजा कर ले, नहीं कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करोगे ना, तो यस लीगल भी है। फेयर है या नहीं, फेयर में हमने मेनली चीज डिस्कस करनी होती है स्टेक होल्डर्स। क्या डिस्कस करने होते हैं, स्टेक होल्डर्स। ये फेयर राइट मतलब एक ही नजर आ रहा है, लेकिन फेयर में किसको डिस्कस करना है, स्टेक होल्डर को। क्या स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पाकिस्तान वापडा की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ठीक है, क्या ख्याल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्या ख्याल है,
इसके कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर तोड़ फोड़ होगी तो भाई बिजली की बंदिश बंद हो जाएगी, बिजली की बंदिश बंद होने से जनता को बिजली मिलेगी नहीं। क्यों? तोड़ फोड़ होने से एसेट अगर टूट गई जहाँ से बिजली आप ट्रांसमिट कर रहे थे तो क्या बिजली आगे ट्रांसमिट होगी? नहीं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर है। लेकिन प्रोटेस्ट करने का राइट भी सबको है। आप गलत कर रहे हो, प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है। क्या कह रहा है? गलत के अगेंस्ट ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, और प्रोटेस्ट करने का राइट तो है। और इसी गलत चीज़ को कैसे लोग रोकेंगे? प्रोटेस्ट करके। बेस्ट वे यही है। तो प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है। हाँ, अगर होल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर फेयर है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाला डिसीजन, बिजली प्रोड्यूस करने वाला नहीं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने वाला डिसीजन होल पब्लिक के पॉइंट ऑफ से फेयर है। हाँ, प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ से फेयर नहीं है। तो दोनों चीजें। राइट में हमने क्या देखना है? राइट में हमने देखना होता है ह्यूमैनिटी, मोरालिटी को। कहीं मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, क्या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है? हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, लोगों को इंजर करना, ये ह्यूमैनिटी मोरालिटी के अगेंस्ट है। क्यों? आप प्रोटेस्टर्स को रोकने के अदर वेज भी हैं। कोई फेंसीज लगा दो, क्या कहला है, कोई शेलिंग वगैरह कर लो जिससे एटलीस्ट इंजर नहीं होंगे। तो ये जो आपने हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की कि जो आगे आए डंडे से टांगे तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, लहू लुहान कर दो, तो ये एथिकली राइट नहीं है। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्या ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? नहीं। एक तो आप गलत हरकतें कर रहे थे, दूसरा अब अगर आप ये हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे हो तो इससे क्या होगा? आगे से एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे या स्मूथ हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। तो सस्टेनेबल मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली तब हो सकता था अगर आप इनके साथ डायलॉग क्रिएट करते, इनको बताते कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम कोल के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अदर वे ऑफ प्रोडक्शन पे, और आहिस्ता आहिस्ता हम उधर मूव हो जाएंगे, ये ऑपरेशन हम बंद कर देंगे। तो उससे शायद एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीन सस्टेनेबल डिसीजन हो सकता था। लेकिन आप डायलॉग की बजाय आपने भी आगे से एग्रेशन शो की है, इंजर करना शुरू किया है, तो इससे हालात और बिगड़ेंगे। तो सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। कोई एक भी पांचों में से मीट नहीं किया तो एथिकली रॉन्ग है। हाँ, अगर पांचों एक्यूरेट हुए तो एथिकली राइट है। तो प्रॉफिटेबल था, लीगल था, फेयर, ज़्यादा के पॉइंट से देखा जाए तो है, राइट नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो डिसीजन क्या है? एथिकली रॉन्ग है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। वही क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 1, डेविड हंटर। क्या कहता है जी? रिक्वायरमेंट बी आज हमने कवर करनी है, ए हमने कवर कर ली थी। रिक्वायरमेंट बी फॉर 10 मार्क्स, यूजिंग टक्कर्स मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, assess the factors that EPC board should consider when dealing with the current protest by environmental group। क्या आपने फैक्टर्स डिस्कस करने हैं टक्कर मॉडल के अकॉर्डिंगली? डिस्कस करने हैं मीन असेस करने हैं मीन पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट से देखने हैं। जो EPC बोर्ड ने जो है वो चूज किया है डिसीजन प्रोटेस्टर्स को डील करने के लिए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। So David Hunter is currently serving as a non-executive director on the board of nationalized concern, the Electricity Provision Corporation (EPC) in a country in Asia. EPC operate a number of coal-fired power stations and transmit energy through a national grid, which it controls. The electricity generated is then sold to the general public by private sector electricity distribution companies. David Hunter is concerned about the ethical implication of a couple of issues that were discussed at EPC's most recent board meeting, which was held yesterday. As a non-executive director, he believes he has a particular responsibility to consider ethical issues carefully. Issue 1 हमने cover कर लिया था. Issue 2, a recent United Nations report ranked EPC's home country in the top 10 of its worst polluters.
as measured by CO2 emission per head of population. CO2 stands for कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुआं प्रोडक्शन से निकल रहा है. This report has been seized upon by environmental groups who have called for a month of action during the general election campaign. They wish to highlight the environmental damage being caused by the government's environmental policies and to highlight the need to switch to alternative technologies such as wind power generation. In the last few days, small group of protesters have broken through perimeter fences at two of EPC's power stations and managed to delay deliveries of coal by chaining themselves across railway tracks. मीन रेलवे के थ्रू कंपनी का कोल की डिलीवरीज आती हैं जिसके थ्रू ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं. तो प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, डिलीवरी जो है उसे अफेक्ट करने की कोशिश की ताकि कोल ना जाएगा, ना ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑपरेशन परफॉर्म हो गए. मैनेजमेंट ने, प्रोटेस्टर्स ने managed to delay. So there have been some reports in the press of heavy-handed treatment being meted out by the security firms hired by EPC to deal with the protesters. Heavy-handed treatment. EPC's managing director has dismissed these reports, saying the protesters' solutions are impractical, they have no right of access, and that EPC is entitled to take whatever action is required against the protesters to protect its property and maintain electricity supplies. So कंपनी ने हैवी हैंडेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है. मीडिया के अंदर डिस्कशन चल रही है कि ठीक नहीं है, लेकिन सीईओ कहता है कि नहीं, हमारा राइट है, हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. पार्ट बी, यूजिंग टक्कर मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, assess the factors that EPC board should consider when dealing with the current protest by environmental group. तो अब हमने डिस्कस कर लिए कि यस प्रॉफिटेबल है, सिक्योरिटी फर्म की कॉस्ट आ रही है, लेकिन जो लॉस प्रोटेस्टर्स के थ्रू हो रहा है वो ज़्यादा है, तो प्रॉफिटेबल है. लीगल है, क्यों, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट सबको है, तो लीगल भी है. हाँ, फेयर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है. प्रोटेस्ट करने का राइट भी सबको है, तो प्रोटेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है. लेकिन उससे क्या होगा, अगर कोल की डिलीवरी इफेक्ट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन इफेक्ट होगी. प्रोडक्शन इफेक्ट होने से फिर लोड शेडिंग फेस करना पड़ेगी जनरल पब्लिक को. तो जनरल पब्लिक के पॉइंट से देखा जाए ऑन लार्जर स्केल फेयर है, लेकिन राइट ह्यूमैनिटी मोरालिटी के अगेंस्ट है. क्यों, कुछ अदर लीनियट वे भी हैं प्रोटेस्टर्स को स्टॉप करने के, लाइक फेंसेस, लाइक शेलिंग, आप वो भी अडॉप्ट कर सकते थे. हैवी हैंडेड जो है वो ट्रीटमेंट इंजर करने वाला ये राइट नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है. क्यों, इससे एग्रेशन बढ़ेगी. क्या कह रहे हैं, सस्टेनेबल तब हो सकता था अगर आप डायलॉग में जाते, इनके साथ डिस्कस करते कि अपने फ्यूचर प्लान क्या है, कैसे आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हो, फिर शायद रोका जा सकता था. अभी सस्टेनेबल नहीं है. क्या कह रहा है. सो एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास दो मॉडल हैं, AAA मॉडल और टक्कर मॉडल. क्या दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है कि वो अप्लाई कर लो, ये अप्लाई कर लो, तो नहीं, ऐसा नहीं है. कहते AAA मॉडल आपने कब अप्लाई करना है, जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनमें से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी राइट ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन चूज करने के लिए AAA मॉडल. टक्कर मॉडल आपने कब अप्लाई करना है, जब आपने एक ऑप्शन चूज कर ली है, मीन एक डिसीजन ले लिया है, उस डिसीजन को आपने टेस्ट करना है कि मेरा डिसीजन एथिकली राइट है या रॉन्ग है. तो अपने किसी एथिकल डिसीजन को टेस्ट करने के लिए टक्कर मॉडल, डिसाइड करने के लिए AAA मॉडल कि क्या डिसीजन होना चाहिए. हाँ, वो जो डिसीजन ले लिया है उसे भी चेक करना कि ये भी एथिकली राइट है या नहीं, तो उसकी टेस्टिंग हम करेंगे कैसे, टक्कर मॉडल के. मीन पहले हम AAA मॉडल अप्लाई करेंगे एक फाइनल डिसीजन चूज करने के लिए, और उसके बाद उसे टेस्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे, टक्कर मॉडल अप्लाई करेंगे. अब हमारे जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे वो दोनों के ऊपर दिए जाएंगे. सिर्फ AAA मॉडल का भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप बताएं क्या बेस्ट ऑप्शन है, गाइड करें. सिर्फ टक्कर मॉडल का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप बताएं ये डिसीजन क्या एथिकली राइट है या नहीं है. क्या कह रहा है, या दो डिसीजन है, आप बताएं टक्कर के अकॉर्डिंगली कौन सा डिसीजन एथिकली राइट है और कौन सा रॉन्ग है, यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन AAA मॉडल में क्या होगा, डिफरेंट ऑप्शंस होंगी,
दो होंगी या दो से ज़्यादा होंगी, उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है वो चूज़ करना ट्रिपल ए मॉडल। टक्कर एक डिसीजन को टेस्ट करने के लिए टक्कर मॉडल। ठीक हो गया जी। चैप्टर में अगर हम वापस जाएं, चैप्टर 9 को अगर हम देखें तो पहला पेज जस्ट रीडिंग है, ऐसा कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। सेकंड पेज पे ये कोर्स ऑफ एथिक्स के बारे में हमें कोई 2-2 3-3 लाइनें लिखनी आनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी की 2-3 एक्सेप्शन में बतानी आनी चाहिए। ट्रिपल ए मॉडल ये जस्ट रीडिंग है, इसमें से रटा नहीं लगाना आपने, क्यों इसका क्वेश्चन जब भी आएगा सिनेरियो बेस आएगा जिसके ऊपर हमें ये 7 क्वेश्चन अप्लाई करना होंगे। टक्कर मॉडल ये 5 क्वेश्चन के हेडिंग के नाम आपको याद करने हैं, इसका क्वेश्चन भी जब आएगा सिनेरियो बेस आएगा, रटा लिखने के लिए आपको एग्जामिनर नहीं कहेंगे। मीन आपको सिनेरियो के ऊपर ये टक्कर मॉडल के 5 क्वेश्चन अप्लाई करना होंगे कि आइदर ये है या नहीं है, और कोई एक भी ठीक नहीं है, दिस मीन डिसीजन एथिकली राइट नहीं है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में और चैप्टर खत्म हो गया, और वो टॉपिक क्या है, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट, जजमेंट बोलते हैं एक्सपीरियंस को। जजमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस जो हमने प्रैक्टिस के थ्रू सीखा होता है। ठीक हो गया। अब एथिकल बिहेव करते हुए, एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी जजमेंट भी अप्लाई करते हैं। जजमेंट भी अपना पास्ट एक्सपीरियंस अप्लाई करते हैं कि हाँ फलां जगह पे भी हमने ऐसा मसला फेस किया था और वहाँ पे हमने इस तरह से रिजॉल्व किया था, तो अब आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन ले रहे होगे। ये क्या है, वैल्यू जजमेंट। मीन एथिकल डिसीजन मेकिंग में हमें क्या करना होता है, अपनी जजमेंट मीन अपना पास्ट एक्सपीरियंस, अपना जो नॉलेज हमने लिया हुआ है प्रैक्टिस से, वो भी अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। लेकिन वो कहता है जजमेंट अप्लाई करते वक्त आपने कोई 2 फैक्टर को कंसीडर करना है, एक है एंड पॉइंट एथिक्स और एक है रूल एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स एंड रूल एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स का मतलब क्या है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग करते वक्त आपने क्या करना है, अपना जो डिसीजन है उसके आपने आउटकम्स को देखना है या कंसीक्वेंसेस को देखना है। आउटकम, कंसीक्वेंसेस या रिजल्ट्स देखने हैं कि जो डिसीजन लेने जा रहा हूं इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो आप हर ऑप्शन के क्या करोगे, आउटकम्स को देखोगे कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि कौन सा वे मुझे चूज करना चाहिए, आइदर एथिकली राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। अब ये जो आउटकम रिजल्ट्स हैं, कंसीक्वेंसेस हैं, ये आप 2 तरह से देखते हो। एक देखते हो ईगोइज्म अप्रोच से, और दूसरा आप देखते हो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच से। यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी से यूटिलिटेरियनिज्म। ईगोइज्म अप्रोच क्या है, बेस्ट फॉर मी, बेस्ट फॉर मी सेल्फ इंटरेस्ट को देखना, मीन रिजल्ट्स में अपने लिए बेस्ट देखना, दूसरों के लिए बेस्ट नहीं। मीन ये मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं तो इसमें मेरा क्या बेस्ट है। अगर आप रिजल्ट्स अपने लिए देख रहे हो, दूसरों के लिए नहीं देख रहे, तो ये क्या है, ईगोइज्म अप्रोच। यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच क्या है, बेस्ट फॉर मोस्ट, बेस्ट फॉर सोसाइटी या पब्लिक इंटरेस्ट को देखना। मीन अपने लिए नहीं, सोसाइटी के बेस्ट के लिए देखना रिजल्ट्स को, ज्यादा के बेस्ट के लिए देखना, अपने लिए नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट मीन जनता के बेस्ट इंटरेस्ट में देखना रिजल्ट्स को। अब वो कहता है कि जब आप एथिकली डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हो बिजनेस के अंदर, वैल्यू जजमेंट में अपना पास्ट एक्सपीरियंस, स्किल्स और नॉलेज अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपने जब आउटकम देखने हैं, एंड पॉइंट एथिक्स देखना है, मीन आउटकम देखने हैं, तो आपको ईगोइज्म अप्रोच से नहीं, किस अप्रोच से देखनी चाहिए, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच से देखनी चाहिए। मीन बेस्ट फॉर मोस्ट देखना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर नहीं चलना। क्या कह रहा है, सो एथिकल डिसीजन मेकिंग में जब आप जजमेंट अप्लाई करने जा रहे हो तो एंड पॉइंट एथिक्स मीन आउटकम रिजल्ट्स जब आपने देखने हैं तो ईगोइज्म अप्रोच से नहीं, किस अप्रोच से देखने हैं, यूटिलिटेरियनिज्म मीन बेस्ट फॉर मोस्ट, बेस्ट फॉर सोसाइटी या पब्लिक इंटरेस्ट में। दूसरा वो कहता है जी रूल एथिक मीन आपको क्या करना होता है, एथिकल डिसीजन लेते वक्त कुछ रूल्स भी फॉलो करना होते हैं। कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, एक तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं ना,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने भी कुछ कोड्स एथिक्स के डिफाइन किए होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है कारपोरेट कोड्स ऑफ एथिक्स। कारपोरेट कोड ऑफ एथिक्स मीन हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ अपने कोड्स ऑफ एथिक्स मीन अपने कुछ रूल्स पॉलिसीज डिफाइन की होती हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, कारपोरेट कोड ऑफ एथिक्स। लाइक एक कंपनी ने रूल बनाया है, भाई आप डेली जब आओगे ना तो आके आपने ये एक मशीन के अंदर थंब इंप्रेशन देना है, जहाँ पे आपका स्टार्ट टाइम मेंशन किया जाएगा, जाते वक्त आपने थंब इंप्रेशन देना है जहाँ से आपका एंड टाइम सिस्टम में मेंशन किया जाएगा, ताकि अगर कोई लेट आ रहा है, जल्दी जा रहा है तो पे काटी जा सके। ये सिस्टम क्यों है, एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग लेट ना आए, जल्दी ना जाएं, जितना आपके साथ टाइम कमिट है उतना टाइम आप दो ताकि आपको फेयरली पे किया जा सके। भाई आप काम कर रहे हो ना, तो आपने डेली बेसिस पे ये इतना काम करवा के अपने सुपरवाइज़र को सबमिट करना है और उससे आपने जो है इस रिपोर्ट के ऊपर साइन करवाने। किस लिए, एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। क्यों, मॉनिटरिंग होगी, सुपरवाइज़र होगा, चेक करवाना होगा, तो ये काम करेगा, इसका बिहेवियर क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। तो ये जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए होते हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, इसे क्या नाम दिया जाता है, कारपोरेट कोड्स ऑफ एथिक्स, जिन्हें हमें फॉलो करना है। नहीं फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिए जाएंगे। क्या कहना, बीइंग अ प्रोफेशनल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कोड्स भी हमें फॉलो करने हैं, हमारी बॉडी की तरफ से भी हमें कुछ कोड्स मिले। क्या कहना है, प्रोफेशनल बॉडीज़ की तरफ से। प्रोफेशनल बॉडी हमारी कौन सी है, ICAP, तो उसकी तरफ से भी हमें जो है वो कोड्स मिले हैं, तो वो भी हमें जो है वो फॉलो करने हैं। मीन कुछ रूल्स को फॉलो करना है, नहीं फॉलो करेंगे तो हमारी मेंबरशिप कैंसिल भी हो सकती है। क्या कहना, साथ हमें क्या करना था, जब ये डिसीजन लेना होता है तो कुछ कंट्री के लॉ रेगुलेशन भी होते हैं जो फॉलो करना होते हैं। क्या कहना है, क्या फॉलो करना होता है, लॉज एंड रेगुलेशंस भी हमें फॉलो करना होती हैं। क्यों, लॉ रेगुलेशंस को छोड़ के भी हम नहीं चल सकते। क्यों, अदरवाइज पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोर्ट हमारे अगेंस्ट एक्शन लेगा। ये लॉ रेगुलेशन क्यों डिफाइन किए जाते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। लॉ रेगुलेशन क्यों डिफाइन किए गए, सोसाइटी के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होकर बिहेव करें, अच्छा बिहेव करें, इसलिए लॉ रेगुलेशन डिफाइन किए गए। लॉ रेगुलेशन को कोई फॉलो कर रहा है तो अच्छा बिहेव कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा तो गंदा बिहेव कर रहा है। हमारी बॉडी ने ये कोड्स क्यों डिफाइन किए हमारे लिए, प्रोफेशनल के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ने कोड क्यों बनाए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि जब भी आप एथिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, मीन उसके अंदर अपनी जजमेंट यूज़ कर रहे हो, अपना पास्ट एक्सपीरियंस नॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो एक तो आपने एंड पॉइंट एथिक्स देखना है, मीन आउटकम देखने हैं, और जो आउटकम देखने हैं वो आपने ईगोइज्म अप्रोच से नहीं, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच से देखने हैं। और दूसरा आपने क्या करना है, कुछ एथिकल रूल को भी फॉलो करना है। हम वो रूल को फॉलो करना है, कौन से रूल हैं, आपकी कंपनी के रूल हैं, आपकी बॉडी के रूल हैं और कंट्री के भी रूल हैं। तो रूल को फॉलो करते वक्त आपने प्रेफरेंस किसे देनी है, तो कहता है जी सबसे पहली प्रेफरेंस आपने देनी है लॉ रेगुलेशन को, उसके बाद आपने बॉडी के कोड्स को, और तीसरे नंबर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कोड को। मीन कहीं पे कंफ्लिक्ट आ जाए बॉडी के कोड्स ऑफ एथिक्स और लॉज में, तो आपने प्रेफरेंस किसे देनी है, लॉ को। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक करप्ट भी हो सकती है, आपसे गलत काम भी करवाने को कहा जा सकता है आपके सीनियर की तरफ से, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपने फिर क्या करना है, ICAP के कोड्स को प्रेफरेंस देनी है। तो रूल एथिक्स में आपने जो रूल्स फॉलो करने हैं, तो फॉलो करते वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, लॉ रेगुलेशन को। सेकंड प्रायोरिटी अपनी प्रोफेशनल बॉडी मीन ICAP के कोड्स को, और तीसरी प्रेफरेंस आपने किसे देनी है, कारपोरेट कोड्स ऑफ एथिक्स मीन कंपनी के जो रूल्स हैं। सो एक छोटा सा टॉपिक था, वैल्यू जजमेंट क्या है, एंड पॉइंट एथिक्स का मतलब क्या है, आउटकम देखना डिसीजन लेते वक्त, आउटकम, ईगोइज्म अप्रोच से नहीं, बेस्ट फॉर मी नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, बेस्ट फॉर मोस्ट, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच से देखना, ज़्यादा का बेस्ट। और आपको रूल एथिक्स में जब जाना है तो रूल फॉलो करते वक्त पहले लॉ रेगुलेशन को फॉलो करना है, फिर अपनी प्रोफेशनल बॉडी के रूल्स को, और उसके बाद कंपनी के रूल्स को। सो मिला के देखा जाए तो इस चैप्टर में था क्या, पहले पेज पे जस्ट रीडिंग,
कि बिज़नेस को एथिक्स फॉलो करने हैं, क्यों, सपोर्ट लेने के लिए एम्प्लॉय की, इन्वेस्टर की, कस्टमर की, सप्लायर की। दूसरे पेज पे गए तो डायलेमा क्या होता है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जहाँ पे आप दो राइट के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे, कैसे रिजॉल्व करना है। ट्रिपल ए मॉडल, टक्कर मॉडल के थ्रू। ट्रिपल ए मॉडल क्या है हमने कवर कर लिया, टक्कर मॉडल क्या हमने कवर कर लिया, और कोड्स ऑफ एथिक्स थे, एक छोटा सा टॉपिक ये था। तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। हाँ, प्रैक्टिस इसकी और रहती है, जो ओवरली हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद माइंड हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्चुअली इवन प्रैक्टिस जितनी कुछ चाहिए थी हमने वो कर भी लिया। मीन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रिपल ए मॉडल पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, टक्कर मॉडल पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कोड्स ऑफ एथिक्स पे भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट सिनेरियो दे दिए, उसने कहा कि आप बताएं कौन सा कोड्स ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं हो रहा। हाँ, वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आज बस इतना ही, इसको कंप्लीट कर लें। ये क्वेश्चन 1 जो है इसका पार्ट ए पार्ट बी दोनों हाथ से अटैम्प्ट कर लें, क्यों ये अटैम्प्ट करने से क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। जब तक इसे अटैम्प्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मुश्किल रहेंगे। सो होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 6 नंबर के लिए चैप्टर 9 से टक्कर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। अप्लाई द टक्कर्स 5 क्वेश्चन मॉडल ऑन द अबव सिनेरियो। और टक्कर के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो टक्कर के 5 क्वेश्चंस क्या थे, जिसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि एक डिसीजन एथिकली राइट है या रॉन्ग है। तो आपने देखना है प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, फेयर है या नहीं है, राइट है या नहीं है, और सस्टेनेबल मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है। मीन ये 5 क्वेश्चन आपने अप्लाई करना होते हैं एक डिसीजन के ऊपर, और बताना होता है कि एथिकली राइट है या रॉन्ग है डिसीजन। सो क्या है जी क्वेश्चन, अप्लाई द टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल ऑन द अबव सिनेरियो फॉर 6 मार्क्स। नॉर्दर्न होटल लिमिटेड NHL is planning to build a new resort alongside a lake in Baboon Valley, a remote area of Pakistan. Although the valley is known for its scenic views, it is largely cut off from other areas of Pakistan due to its poor infrastructure. There is no sewerage system in the valley, and all the bio waste created by the locals is put to organic use. People residing in the valley have been living there below the poverty line, मीन एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है वैली। तो वहाँ पे ये NHL जो है वो एक नया रिजॉर्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। NHL has obtained all the relevant government approvals, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले चुके हैं, दिस मीन लीगल काम करने जा रहे हैं। As part of the approval, NHL will build proper road infrastructure leading to the resort. सिर्फ रिजॉर्ट नहीं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्टअप करेंगे, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा चलेगा, तो उस एरिया का जो बिजनेस है वो भी प्रमोट होगा। NHL has also been able to enter a deal for the land at a significant lower market price. लेकिन वहाँ पे ये जो लैंड लेने जा रहे हैं वो बहुत ही लोअर प्राइस पे लेने जा रहे हैं। क्यों? इकोनॉमिकली शायद डिप्रेस्ड एरिया है, तो इसलिए मार्केट रेट से बहुत ही कम प्राइस पे लेने जा रहे हैं लैंड। NHL expect to achieve its objective of a high profit due to very low operational cost as the labor is available in the valley at a significantly reduced rate. हाँ, वहाँ पे बिजनेसेस नहीं है तो लेबर बहुत ही चीप है, और NHL लो कॉस्ट की खातिर वहाँ पे जा रही है। On the other hand, the locals have also foresighted that this will bring tourism in the area. Obviously resort बनेगा तो tourism आएगा तो सिर्फ resort नहीं, बाकी businesses जो हैं वो भी बढ़ेंगे आगे। So in the area and will create greater earning opportunities. तो क्या प्रॉफिटेबल है? यस, प्रॉफिटेबल तो है क्योंकि कॉस्ट वहाँ पे कम है, ये आपने मेंशन करना है इसके अंदर। लीगल है, यस, गवर्नमेंट से अप्रूवल ली जा चुकी है तो लीगल भी है। फेयर, सब स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फेयर है? तो सब स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेयर है। हाँ, थोड़ा सा जिनसे लैंड ली जा रही है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फेयर नहीं है। क्यों? बहुत ही लो प्राइस पे आप लैंड लेने जा रहे हो। राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी को मीट कर रहा है, यस मीट कर रहा है। क्यों? वहाँ पे रोड्स बनाएंगे, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे तो अदर बिजनेस जो हैं वो भी प्रमोट होंगे। सस्टेनेबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है।
कैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, क्या ख्याल है? तो सारे ही फिट बैठ रहे हैं, तो एथिकली राइट डिसीजन है। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर किए हो तो उसके बाद ऐसा सिनेरियो आ जाए तो 6 नंबर लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए वो जो 10 मॉडल हैं आपके पास, उनमें हर मॉडल के ऊपर आपने कोई 3-3 क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करके पेपर में दे जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 6 मार्क्स, और एथिक्स का चैप्टर एक चैप्टर है जिसके अंदर 3 मॉडल है। इनफैक्ट अब एक मॉडल तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, कोर्स ऑफ एथिक्स, पीछे 2 मॉडल रह गए हमारे पास, ट्रिपल ए मॉडल, टक्कर मॉडल, क्या ख्याल है? और टक्कर मॉडल तीसरी दफा एग्जामिनर टेस्ट कर रहे हैं, और इस चैप्टर को एग्जामिनर हर पेपर में टेस्ट करते ही करते हैं, इसके बिना पेपर नहीं कंप्लीट होता। सो क्वेश्चन नंबर 3 एथिक्स के चैप्टर से। नवाज अली, करना क्या आपको? Apply Tucker 5 question model to the situation and advise an appropriate action for Asif Ahmed to take. आपने टक्कर अप्लाई करना है और उसके बाद आपने एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर आसिफ भी बताना है। नॉर्मली क्या होता है टक्कर में, हम एक जो ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका है उसे इवैल्यूएट करते हैं। एक्शन क्या लेना चाहिए वो तो डिफरेंट ऑप्शंस में से ट्रिपल ए के थ्रू अप्लाई करना होता है, लेकिन अब एग्जामिनर ने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है, चले देख लेते हैं। तो टक्कर में 5 क्वेश्चन हमने क्या अप्लाई करना होते हैं जी? देखना है हमने कि ये डिसीजन जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, फेयर है या नहीं है, राइट है या नहीं है, और सस्टेनेबल मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है। प्रॉफिटेबल मीन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रॉफिट लॉस तो नहीं होगा कहीं, लीगल मीन लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रही। फेयर स्टेक होल्डर के पॉइंट से देखना है कि सब स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर मीन सबका बेनिफिट इसमें है या नहीं है। और राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी को देखना है, या एथिकली राइट मीन एक्सेप्टेबल है यानी अकॉर्डिंग टू कोड्स ऑफ एथिक्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। और सस्टेनेबल मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। Okay. Nawaz Ali, a senior consultant at Vertex Financial Advisors, uncovers financial irregularities in a prominent client's record and promptly reports the same to the managing partner Asif Ahmed. So नवाज अली एक सीनियर कंसल्टेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी है वर्टेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसमें एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा है। उसने अनकवर मीन डिस्क्लोज किया, हाईलाइट की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मीन कोई फ्रॉड टाइप चीज एट ए प्रोमिनेंट क्लाइंट रिकॉर्ड, एक क्लाइंट के रिकॉर्ड में से, और उसने रिपोर्ट कर दिया कि इसको अपना जो सीनियर है मीन आसिफ अहमद, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है फर्म का, मीन आप कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। हाउएवर आसिफ अहमद फेसेस अ चैलेंजिंग डिसीजन, आसिफ अहमद को एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, एज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द क्लाइंट कुड लीड टू फाइनेंशियल लॉस फॉर बोथ द फर्म एंड द क्लाइंट। मीन अगर वो ये चीज, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हाईलाइट करेगा किसी बॉडी को, तो अल्टीमेटली इससे क्लाइंट भी लूज हो सकता है, और क्लाइंट लूज होने से अल्टीमेटली फर्म का रेवेन्यू अफेक्ट होगा, प्रॉफिट अफेक्ट होगा। इवन हाईलाइट करने से जो क्लाइंट है उसका भी नुकसान हो सकता है। क्यों? कुछ लॉज बने हुए हैं जिनको हमें कंप्लाई करना है बीइंग अ प्रोफेशनल, लाइक ड्यूरिंग वर्क ऑडिट कंसल्टेंसी, अगर आपको नजर आता है आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो आपने किसी लोकल लीगल बॉडी को रिपोर्ट करना है। इवन कोई अनएथिकल एक्ट हो रहा है किसी क्लाइंट पे, हमारी ये एथिकली प्रोफेशनल बीइंग अ प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि हमने वो चीज हाईलाइट करनी है। सो अब हमें ये हाईलाइट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आसिफ अहमद को ये डिसाइड करना है। क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं? तो प्रॉफिटेबल तो ऑब्वियसली नहीं है, क्लाइंट लूज हो जाएगा। लेकिन कल को अगर ये चीज खुद से हाईलाइट होगी कि हमें पता होने के बावजूद हमने ये चीज हाईलाइट नहीं की थी, तो उससे हमारे अदर क्लाइंट माइट भी लूज हो जाएंगे। लेकिन अभी करंटली इसको देखा जाए तो प्रॉफिटेबल तो नहीं नजर आ रहा। लीगल यस, लॉ रेगुलेशन के इन अलाइन है कि हमें ऐसी चीजें हाईलाइट करनी है। फेयर को देखा जाए तो अपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फेयर नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली क्लाइंट के जो शेयर होल्डर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर होगा। ऑब्वियसली
हमारे जो अदर क्लाइंट है वो भी हमसे ये एज्यूम करते हैं कि हमें क्या करना है, एथिकल वैल्यूज को प्रेफरेंस देनी है, तो फेयर तो है। राइट, ह्यूमैनिटी मोरालिटी की तो खैर इसमें बात नहीं है, लेकिन इंटेग्रिटी एक प्रिंसिपल है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, ऑनेस्ट होना है, किसी रॉन्ग रिपोर्टिंग के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। और अगर ये चीज हम हाईलाइट नहीं करते जाने के बावजूद कि एक फ्रॉड हो रहा है, दिस मीन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, रॉन्ग रिपोर्टिंग के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हाईलाइट करना राइट भी है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ओबियसली लॉन्ग टर्म डिसीजन है ये कि हमें लॉन्ग टर्म अपनी वैल्यूज एस्टैब्लिश करनी है। तो क्या करना चाहिए आसिफ अहमद को डिस्क्लोज कर देना चाहिए इरेगुलरिटी इन द रिकॉर्ड्स टू एनी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। सिमिलर क्वेश्चन हमने कवर भी किया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन इसी तरह से 6 नंबर का हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपनी प्रैक्टिस के दौरान।